जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, ये वीडियो मेरे द्वारा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर कोई भी साउंड नहीं आया, जिसके कारण ये वीडियोस मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, जो होता होगा शायद अच्छे के लिए ही होता होगा। कभी कभी टेक्निकल खामियां आती है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक था, आज हमने इस सेशन के अंतर्गत पढ़नी है दोस्तों उत्तराखंड की हिस्ट्री। और उत्तराखंड के हिस्ट्री के अंदर आज जो हमने पढ़ने हैं वो उत्तराखंड के प्रमुख लेखों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर हो गई इतनी बात? आप लोगों ने बहुत समय से उत्तराखंड का मैप नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच ये उत्तराखंड का मैप लगाया गया है। इस स्लाइड के अंदर आप लोग इसके अंदर देखिए, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, ये जो जिले हैं ये सारे के सारे जिले हैं गढ़वाल मंडल के। और जो आपको दिख रहे हैं इधर पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सारे के सारे जिले हैं आपके कुमाऊं मंडल के। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब देखिए आगे की स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे कि 2 क्लासेस मेरे द्वारा अभी तक उत्तराखंड हिस्ट्री की आ चुकी है, ठीक है। और जो जो भी क्लासेस उत्तराखंड हिस्ट्री की चलवाई जा रही है वो एक बेस मानकर, एक आधार मानकर उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास की जो बुक है डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की, और उत्तराखंड का नवीन इतिहास की जो बुक है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी की, इन दोनों बुक का निचोड़ इन स्लाइड के माध्यम से आप लोगों तक, इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक निरंतर रूप से पहुंचाया जा रहा है। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। आई होप दोस्तों इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। मैं आप लोगों से बस एक ही आग्रह करता हूं, चाहे वो नए स्टूडेंट हैं चाहे वो पुराने स्टूडेंट हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो एक भी चीज, ठीक है, एक भी चीज जो भी ना छोड़े, जो भी इस वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताई जाती है, जो भी इस नोट्स के अंदर बताई जाती है, हर एक चीज आप लोगों को लिखनी है, क्योंकि मैंने वही चीज स्लाइड के अंदर मेंशन की है दोस्तों जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है। क्लियर है? जो पुराने स्टूडेंट है वो क्या करें, जब वो लोग इस क्लास को देखते हैं तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं से, किसी न किसी किताब से, किसी न किसी मास्टर से, कहीं ना कहीं से आप लोगों ने, किसी न किसी कोचिंग से आप लोगों ने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा। आप लोगों को अपना वो नोट्स निकालना है। जो भी मेरे वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट दिखता है उसको वहां पर अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो स्लाइड है आप लोग देख रहे होंगे इसमें कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7618172369, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को अपना नाम और अपने जिले का नाम मुझे भेज देना है। जैसे ही आप लोग मुझे भेज दोगे मैं आप लोगों को इस ग्रुप के अंदर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब इस ग्रुप में जुड़ने के फायदे क्या है, ठीक है, मैं कोई भंडारे के लिए नहीं दे रहा हूं आप लोगों को आमंत्रण, ठीक है, बल्कि ये जो आमंत्रण है आप लोगों के लिए वो इसलिए है कि जो भी क्लास मेरे द्वारा YouTube चैनल के ऊपर करवाई जाती है उसकी आप लोगों को पीपीटी मिल सके, उसकी आप लोगों को पीडीएफ मिल सके। उसके अलावा हर संडे को हमारे उस ग्रुप में क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट होगा, ठीक है। और टेस्ट किस तरीके से होगा, जिस तरीके से आपका उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है उसी तरीके से, उसी सीक्वेंस में, उसी को बेस मानकर आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है वो डिजाइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों से 20 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं, 40 प्रश्न आपसे उत्तराखंड जीके के पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न आपसे जीएस के पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न आपसे कंप्यूटर के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन आप लोगों के से रीजनिंग के पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखना मेरी एक एक बात।
जो पिछले संडे को आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसका लेवल आप लोगों ने काफ़ी इजी देखा होगा, ठीक है। काफ़ी क्या, बहुत इजी पेपर था वो, ठीक है। वो पेपर इस लेवल का था कि जैसे आप लोग मान लो आप किसी कांस्टेबल का जो कांस्टेबल का जो रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, उस लेवल का वो एग्जाम था। क्योंकि मैं आप लोगों के अंदर जितने भी आप लोग स्टूडेंट हो, जितने भी आप लोग इस ग्रुप में जुड़े हो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहता था, ठीक है। होता है ना कि जो भी चीजें सिखाई जाती है इजी टू हार्ड वे में सिखाई जाती है, तो इसलिए वो क्या था, एक आप लोगों के लिए नमूना भर था। लेकिन अब जो आप लोगों के टेस्ट होंगे वो काफी हाई लेवल के होंगे और सारे के सारे टेस्ट आपके उस एग्जाम लेवल से तैयार किए गए हैं जिस तरीके के प्रश्न आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ठीक है, देखिए मेरी जो कोशिश है, आप ये मत समझना जो टेस्ट होगा उसके अंदर कि मास्टर जी ने भाई वहां तो पेपर 25, देखिए वहां क्या होता है 50, जो आपका रियल वाला एग्जाम होता है वहां 50 प्रश्न क्या आते हैं, बिल्कुल इजी आते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी आते हैं। 30 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा सा आदमी को बहुत ज्यादा माइंड लगाना पड़ता है और 20 प्रश्न ऐसा लगान होते हैं जिसे वो स्टूडेंट कर पाता है जिसका बहुत ही ज्यादा डीप और बहुत ही ज्यादा जो मतलब नॉलेज रखता है और बहुत समय उसको अध्ययन करते करते हो गया है। लेकिन 80 प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान क्या बात रखनी है कि अब जो आप लोगों का टेस्ट होगा उसमें सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो जो ये 50 सरल वाले हैं वो नहीं होंगे, बल्कि जो ये 30 और 20 का जो आप लोगों को यहाँ पर रेशियो दिख रहा है उस लेवल के प्रश्न होंगे। तो आप लोग लगा लीजिए आप लोगों को अब किस लेवल का रिवीजन करना है अपने आने वाले टेस्ट के लिए और अपने आने वाले एग्जामों के लिए। क्लियर है बात। मैं आप लोगों को स्टडी में मजा नहीं दिलवाना चाहता, ठीक है, कि हाँ भाई मैं आपसे पूछ लिया कि हाँ भाई बच्चा कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, आपने बता दिया खटक मास्टर जी 1916 में होगी और 1926 में हो गई, ठीक है, और कुमाऊं जो परिषद है वो समाप्त, ठीक है। ऐसे मजे मैं आप लोगों को नहीं दिलवाने वाला, बल्कि मैं आप लोगों से कुमाऊं परिषद के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अधिवेशन हुए, किसने अध्यक्षता की, कितने कितने अधिवेशन हुए, सारी की सारी चीज मतलब उसकी जड़ तक वाले जो क्वेश्चन है उनको मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। तो अब आप लगा लीजिए आप लोगों को किस तरीके से खोद कर चीजों को पढ़ना है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपकी ये खोदने की जो कला होगी ना क्वेश्चन को, यही आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ये बात आज आप मेरी गांठ बांध लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल का अभिलेख, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप लोग ये ध्यान रखिए कि लाखा मंडल, ठीक है, लाखा मंडल जो ये स्थान है इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर पांडवों ने क्या बनाया था, लाक्षागृह बनाया था, जिसके कारण इस स्थान को लाक्षागृह कहा गया। और कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया इस स्थान को क्या कहा जाने लगा, लाखा मंडल बोला जाने लगा। क्लियर हो गई दोस्तों इतनी बात। अब देखिए ये कहां पर है, ठीक है, ये स्थान जो है लाखा मंडल ये कहां पर है, ये पड़ता है जिला देहरादून में, तहसील है चक्राता और जोनसार बाबर वाला जो क्षेत्र है वहां पर पड़ता है आपका ये लाखा मंडल, ठीक है। जो आपका चक्राता है इसका अगर आपसे कभी प्राचीन नाम पूछा जाता है तो आपको बताना है एक चक्रा जो है वो लाखा मंडल का प्राचीन नाम है। क्लियर हो गई इतनी बात। यह जो लेक है वो यमुना और रिखाड़ नदी के संगम पर है। आपसे कभी पूछा जाए कि जो लेक है साहब वो कहां पर है, बताइए आप लोग, तो आप बताना कि यह लेक जो है वो यमुना और रिखाड़ नदी की क्या है, संगम पर है। अब देखिए जो ये आपका राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो देखिए जो ये राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख है, जो ये राजकुमारी ईश्वरा है ये यादव वंश के राजा भास्कर वर्मन की पुत्री है। और ये भास्कर वर्मन की जो राजधानी है
वो कहाँ पर है, सिंहपुर वाले स्थान पर है। और इस भास्कर वर्मन की बीवी है जयवंती, और जयवंती और भास्कर वर्मन की पुत्री है आपकी राजकुमारी ईश्वरा। और जैसे ही ये राजकुमारी ईश्वरा बड़ी हो जाती है, इस राजकुमारी ईश्वरा की शादी करवा दी जाती है जालंधर के राजा गुप्त से किससे करवा दी जाती है, जालंधर के राजा चंद्रगुप्त से इसकी शादी करवा दी जाती है। पर कुछ समय बाद ऐसी विडंबना हो जाती है कि जब इसका पति यानी कि चंद्रगुप्त यानी कि जालंधर का राजा हाथी पर सवार होते हुए क्या होती है, इसकी मृत्यु होती है। जब ये हाथी पर सवार होता है तो इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और चंद्रगुप्त का चैप्टर पूरी तरह क्लोज हो जाता है। जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो अपनी पति के वियोग में यानी कि याद में ये क्या करती है, एक शिव मंदिर है, ठीक है, लाखा मंडल में, उस शिव मंदिर में एक इसके द्वारा राजकुमारी यानी कि राजकुमारी ईश्वरा के द्वारा क्या बनाया जाता है, शिवलिंग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है साथियों, शिवलिंग बनाया जाता है। और ये इस शिवलिंग की जो ये शिवलिंग है, इसके आसपास ही क्या है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। और इस शिवलिंग के बारे में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, अगर कभी आप लोगों को मौका मिले जाने का, इसके बारे में एक बहुत विशेष बात है। जब भी आप लोग इस शिवलिंग पर क्या चढ़ाओगे, जल चढ़ाओगे, तो आप लोगों को उस शिवलिंग पर अपना जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखेगा। क्लियर है? तो इतनी सारी जानकारी, ठीक है, ये इतनी सारी जो जानकारी है वो संबंधित है राजकुमारी ईश्वरा से। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है लाखा मंडल का शिव मंदिर। अब देखिए दोस्तों, अशोक का कालसी का स्तंभ लेख, ठीक है। अब हमने किसके बारे में पढ़ना है, अशोक का कालसी के स्तंभ लेख के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर एक एक चीज पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए साहब कि अशोक का जो शिलालेख है या अशोक का स्तंभ लेख है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो आप कहोगे कि इसकी खोज फॉरेस्टर महोदय के द्वारा की जाती है और 1860 में की जाती है। कब की जाती है? 1860 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? फॉरेस्टर महोदय के द्वारा की जाती है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब आप कहेंगे कि मास्टर जी ये कालसी कहां पर है, आप हमें जगह बताइए, हमें क्या करना है, देखने जाना है कि अगर हम भी तो देखें कि महान सम्राट जो अशोक है उनका शिलालेख कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जगह आपके देहरादून में पड़ती है, तहसील है चकराता, क्षेत्र है आपका जौनसार बाबर वाला, ठीक है। कालसी का प्राचीन नाम क्या है था, अगर कभी ये प्रश्न आए, और आया है ये प्रश्न तो आपको ध्यान रखना है, कालकूट। क्या नाम है? कालकूट। यह लेख जो है आपका टोंच और यमुना नदी के संगम पर है। क्लियर हो गई? इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए दूसरी बात करते हैं जानकारी की। आपको पूछा जाएगा कि भाई ये तो आपने बता दिया कहां पर है, खोज कब हुई। अब आप लोग ये बताओ कि जो कालसी का अभिलेख है, यहां से जानकारी क्या मिलती है। तो आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अभिलेख है, सबसे पहले तो ये 257 बीसी पूर्व का अभिलेख है। और जो ये अभिलेख है वो किसका है? वो मौर्यकालीन शासक महान अशोक का है, ग्रेट अशोका का है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आपसे पूछा जाता है कि इस कालसी अभिलेख की भाषा कैसी है, अशोक के अभिलेख की भाषा कैसी है। भाषा का जिक्र आए तो आप कहना कि भाषा है प्राकृत भाषा, आपकी लिपि है ब्राह्मी लिपि, और जो ये कालसी था ये किसकी राजधानी थी? कुणिदों की राजधानी थी। इस लेख में कुणिदों यानी कि यहाँ के निवासियों को क्या बोला गया है? पुलिंद बोला गया है। और इस क्षेत्र को आपका अपरांत कहा गया है। यहां से जो ये इतनी सी लाइन दिख रही है ना दोस्तों, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। अब आप कहेंगे कि मास्टर जी अशोक का लेख है तो अशोक ने कुछ ना कुछ बोला होगा। तो मैं कहता हूं कि हाँ बिल्कुल बोला है। अशोक ने इस लेख में क्या कहा है? उसने राज्य में हर स्थान पर मानव जाति के लिए और पशु जाति के लिए क्या कर ली है? चिकित्सा यानी कि अस्पताल की व्यवस्था कर दी है। और लोगों से उसने
हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही है। तो इसमें इस लेख में क्या बताया गया है कि जो अशोक हैं हमारे, जो हमारे राजा हैं उस टाइम के, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट जो थे, उनके द्वारा हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं के लिए क्या कर दी गई है, अस्पताल की व्यवस्था की गई है, और उनके द्वारा लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात की गई है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। क्या ये है अशोक का शिलालेख। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर देखिए अशोक का शिलालेख। ठीक है, तो इसमें इसमें भी कुछ बातें लिखी हैं, इसे आप लोग पढ़ लेना आराम से। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लेता हूँ। उत्तर भारत के एकमात्र कालसी में ही अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं। यानी कि 14वां शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है, आपके कालसी से प्राप्त होता है। इस स्थल का विशिष्ट महत्व है। प्रस्तर शिला यानी कि पत्थर शिला पर उत्कीर्ण इन लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। क्लियर हो गई बात। यह शिलालेख सम्राट अशोक के आंतरिक प्रशासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, प्रजा के साथ नैतिक, आध्यात्मिक एवं पितृतुल्य संबंध, अहिंसा के लिए प्रतिबद्धता एवं युद्ध के परित्याग को दर्शाते हैं। उक्त कार्य हेतु अशोक ने निषेधात्मक एवं प्रयोगात्मक नीतियों की घोषणा की है। निषेधात्मक नीतियों के अंतर्गत सांसारिक मनोविनोद, पशु बलि, अनावश्यक कार्यों में संलिप्त होना और एवं स्वयं को महामंडित करना, एवं प्रयोगात्मक नीतियों में आत्मसंयम, मन की शुद्धता, कृतज्ञता एवं माता पिता की सेवा, ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को दान देना, मित्रों, संबंधियों, परिचितों, सेवकों एवं दासों के प्रति समभाव एवं धार्मिक विषय पर आपसी सामंजस्य का उन्होंने उद्बोधन किया है। उक्त नीतियों के कार्यान्वयन हेतु सम्राट अशोक ने शासकीय भोगशाला में जानवरों के अनावश्यक वध पर प्रतिबंध, पशुओं एवं मानवों की चिकित्सा की व्यवस्था, समस्त प्राणियों के हित के लिए औषधीय वृक्षों को लगाना, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, भेरी घोष यानी युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष द्वारा विजय उल्लेखनीय है। अशोक ने अपने साम्राज्य अपितु पड़ोसी देश चोल, पांड्या, केरल पुत्र एवं सुदूर दक्षिण में भी ताम्रपर्णी के अतिरिक्त पश्चिम देशों में भी यूनानी जैसे हो गए, सीरिया हो गया, ठीक है, सीरीन हो गया, मगस हो गया, इपिडस, अलेक्जेंडर के साम्राज्य में भी धर्म विजय हेतु इन उपदेशों का प्रचार प्रसार किया है। अतः ये अभिलेख प्रमाणित करते हैं कि अशोक के द्वारा प्रतिपादित उपदेश व्यवहार में भी प्रयुक्त हुए हैं, जिसके कारण अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। ठीक है, एक बार आप लोग भी पढ़ लेना, काफी अच्छी अच्छी चीजें इसमें लिखी गई है। अब अगला देखिए दोस्तों, अगला आप लोगों के सामने है गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, तो ये कहां पर है, ये गोपेश्वर में है, जिला आपका चमोली है। प्राचीन नाम जो है गोपेश्वर का वो गोस्थल है। यहाँ पर क्या है, जो ये त्रिशूल अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा है, जिसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है, और ये 5 मीटर ऊंचा है। जानकारी क्या मिलती है, डोटी यानी कि नेपाल के शासक अशोक चल के द्वारा आक्रमण की जानकारी मिलती है। यह आक्रमण अशोक चल ने 1191 ईस्वी में किया था। इस अभिलेख से 4 नाग वंशीय शासकों के नाम मिलते हैं, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग का नाम हमें लोगों को देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये आप लोगों के सामने है शिव मंदिर और ये है आपका त्रिशूल अभिलेख। तो देख सकते, दर्शन कीजिए, नमन कीजिए और आगे बढ़िए। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। ठीक है, अब देखिए जो ये त्रिशूल अभिलेख है गोपेश्वर का, इसमें क्या बात कही गई है। इस त्रिशूल में 4 अभिलेख उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन में शासकों के नाम जैसे स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग के नाम उल्लिखित है, जो रुद्र के मंदिर में एक त्रिशूल में स्थापित करने के संबंध में है। संस्कृत भाषा के इस नागरी अभिलेख 6वीं शती ईस्वी के मध्य रखा जा सकता है। संस्कृत के अन्य अभिलेख में 1191 ईस्वी में नेपाल के मलवंशी राजा अशोक चल का हमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है।
क्लियर है बात, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतनी ही चीजें थी जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। हर एक जो तीनों, आज देखिए कम पढ़ाया लेकिन 3 अभिलेख, ठीक है, 3 अभिलेखों को आप लोगों को अपने माइंड में बिल्कुल बिठा देना है, ठीक है। और अब देखिए जो हमारा जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं कि जो हमारा वीक रहता है वो पूरा किस तरीके से रहता है। जो हमारा मंडे से, ठीक है, मंडे से लेकर आपका वेडनेसडे तक हमारा क्या रहता है, यानी कि बुधवार तक, सोमवार से लेकर बुधवार तक हमारा क्या रहता है, आपका इंडियन ज्योग्राफी चलता है। और आपके बृहस्पतिवार से लेकर शनिवार तक हम क्या चलाते हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री चलाते हैं। और जब ये दोनों सेशन पूरे हो जाएंगे तो हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। और हर संडे को, ठीक है, हर संडे को ठीक 8 बजे हमारे यहाँ पर क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। और टेस्ट के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देख लेना, ठीक है। तो अब की जो आपका जो टेस्ट होगा वो काफी हाई लेवल का होगा इस बार जो होगा। देखिए आप लोग, ठीक है, जो भी विद्यार्थी 45 यानी 45 मार्क्स से ऊपर उस टेस्ट के अंदर ला देगा, उसके लिए मेरी ओर से विशेष तोहफा होगा। आई होप दोस्तों आप लोग